हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है 11th क्लास के अंदर। ठीक है, अभी तक आपने 10th क्लास में अभी आपने कंबाइन स्टडी करते थे कि साइंस होती क्या है, बायो, केमिस्ट्री और जो फिजिक्स था वो एक ही पैटर्न पे, एक ही लेवल पे आप स्टडी करते थे। ठीक है, अब अगर आप चॉइस अगर आपने फिल की है कि हमें नॉन मेडिकल में जाना है, ठीक है, जल्दी से डिसाइड कर लीजिए, इसमें अब सोचने की कोई गुंजाइश नहीं। 10th जो होता है वो कैरियर चेंजिंग पॉइंट होता है। आप 11th 12th में क्या करने वाले हैं, क्या लेंगे, वो आपका कैरियर या आगे फ्यूचर सारा का सारा इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो फाइनली माइंड सेट कीजिए कि आपको +1 +2 में क्या पिक करना है। ठीक है, तो जितनी जल्दी डिसाइड कर लेंगे फिर आप एक ट्रैक पर चल पड़ेंगे ना, चाहे आप आर्ट्स ले रहे हैं, चाहे नॉन मेडिकल ले रहे हैं, चाहे कॉमर्स ले रहे हैं, चाहे मेडिकल ले रहे हैं, एक पाथ आपको मिल जाएगा, उस पाथ में फिर आप मूव करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए आपका फिजिक्स टीचर। ठीक है, जो हम 11th में हम फिजिक्स जो स्टार्ट करेंगे, अब आपके पास अलग अलग पार्ट हो जाएंगे, मतलब फिजिक्स आप प्रॉपर स्टडी करेंगे, केमिस्ट्री अलग स्टडी करेंगे और बायो अलग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से क्या है, साइंस जो हम स्टडी करते हैं, साइंस अब 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो गई है बच्चों। एक हमारे पास आ चुका है फिजिक्स, एक आ चुका है केमिस्ट्री और एक हमारे पास है बायोलॉजी। ठीक है, केमिस्ट्री डील करता है केमिकल चेंजेस से। ठीक है, केमिस्ट्री डील करता है केमिकल इक्वेशन से, बायोलॉजी डील करता है लाइफ से और फिजिक्स डील करता है नेचर से। ठीक है, फिजिक्स जो भी हैपन होता है हमारे सराउंडिंग में, जो भी हैपन हो रहा है, जो भी हो रहा है, मतलब जो एक्चुअल में चीज़ें हमारे आसपास होती हैं उसे हम फिजिक्स बोलते हैं। मतलब इसमें कोई भी इमेजिनेशन या हम बोलें कुछ ऐसा फैक्टर नहीं है। ठीक है ना, मतलब क्रैमिंग वगैरह वाला फिजिक्स के अंदर कोई पार्ट नहीं होता है बच्चों। हर एक चीज़ लॉजिकली है और लॉजिकली वो प्रूव की गई है। ठीक है ना, लॉजिकली प्रूव्ड है हर एक चीज़, मतलब आपको इसके अंदर समझना बहुत पड़ेगा। ठीक है, तो इमेजिनेशन पावर आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा, फिर बहुत आसान क्रिएशन हो जाती है। केमिस्ट्री केमिकल इक्वेशंस पर बेस्ड होती है और बायोलॉजी लाइफ साइकिल पे बेस्ड होती है। तो हम लोगों ने जो पार्ट स्टडी करना है वो हमने फिजिक्स करना है बच्चों। ठीक है, तो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो है फिजिकल वर्ल्ड। इसमें से आपके जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर कुछ भी नहीं आता है, कोई स्कोरिंग नहीं है ये, लेकिन आपको ये पूरा ओवरव्यू देता है कि आपने फिजिक्स होती क्या है और आप आगे क्या करने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है ना, जो आप +1 +2 के अंदर स्टडी करते हैं वो फिजिक्स, लगभग आप पूरी ऑल ओवर फिजिक्स को स्टडी कर लेते हैं +1 और +2 में। ठीक है, सब बेसिक्स आप कवर कर लेते हैं, उससे आगे कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर उसकी एप्लीकेशंस आगे आप बीएससी, एमएससी, बीटेक, एमटेक जहाँ पर भी आप फॉलो करते हैं, यूज़ करते हैं उन्हें। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज फिजिक्स। एनसीईआरटी कहती है कि फिजिक्स इतनी वाइड टर्म है कि उसे हम एक सिंपल लैंग्वेज या सिंपल डेफिनेशन के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकते फिजिक्स को, क्योंकि फिजिक्स बहुत वाइड टर्म है, हर एक जगह हमारी फिजिक्स ही यूज़ हो रही है। तो इतनी अगर इसकी इतनी ज़्यादा रेंज है तो मैं उसे एक छोटी सी डेफिनेशन के अंदर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हम फिजिक्स को। फिर भी डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी व्यूज़ रखे और फिजिक्स की डेफिनेशंस दी। हर एक साइंटिस्ट ने अपने वे से फिजिक्स को डिफाइन करने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे नंबर 1 अगर हम फिजिक्स को डिफाइन करें, देखो इससे पहले आपको बता दूं कि सबसे पहले जो था ग्रीक वर्ड है, मतलब ग्रीक्स ने डिफाइन किया फिजिक्स को। ग्रीक्स ने बोला फिजिक्स क्या है, वो नेचर है। अगर हम एक नेचर बोल देते हैं, नेचर हमारे सराउंडिंग में सारी नेचर है, जो कुछ भी हैपन हो रहा है नेचर के अंदर वो क्या है, वो फिजिक्स है। ठीक है ना, मतलब इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन तो कुछ हो ही नहीं सकती कि भी हमारे सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है वो नेचुरल थिंग्स हैं, और जो नेचुरल थिंग्स हो रही हैं वो किस वजह से हो रही हैं, फिजिक्स की वजह से हो रही है। ठीक है ना, इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं है कि फिजिक्स एक बहुत वाइड टर्म है। ठीक है, मतलब अगर मैं चल रहा हूँ ड्यू टू फिजिक्स है,
अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं वो फिजिक्स है, आप मुझे देख पा रहे हैं वो फिजिक्स है, मैं आपको देख पा रहा हूँ वो फिजिक्स है, फ्लूइड अगर मूव कर रहा है वो फिजिक्स है, हवा अगर चल रही है एयर तो वो फिजिक्स है, ठीक है ना। करंट भी फिजिक्स है। तो ये सारी टर्म्स, सारी जितनी भी टर्म्स है सारी की सारी फिजिक्स के अंदर आती हैं। फिजिक्स क्या कहता है? फिजिक्स इज वाई एंड हाउ थिंग्स हैपन, वाई एंड हाउ थिंग्स हैपन। फिजिक्स हमें बताता है कोई चीज क्यों हो रही है और कैसे हो रही है, दोनों मीनिंग को एक्सप्लेन करता है फिजिक्स, ठीक है ना। हमारे सराउंडिंग में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए भी वो हो क्यों रहा है या क्या चीज जो है वो चेंज हो रही है। उसके बाद वो कैसे हो रही है वो भी फिजिक्स जो है वो एक्सप्लेन करती है, ठीक है। फिजिक्स इज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फिजिक्स पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है, फ्यूचर भी है, ठीक है ना। फिजिक्स पास्ट कैसे है? अब सपोज करो कि मेरे पास कोई स्टोन है, मैंने उसे फेंका, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने इसे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फेंका है, ठीक है। पास्ट में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? मैंने बोला कि मैंने 10 दिन पहले ये पत्थर फेंका था। अगर कोई आपसे पूछे कि वो कितने टाइम बाद गिरा होगा तो हमारे पास मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन कौन देता है? फिजिक्स देता है, ठीक है ना। जिससे मैं पास्ट में जाकर ये फाइंड कर सकता हूँ कि जो हमने स्टोन एक फेंका था वो कितनी स्पीड से गया, कितने टाइम बाद वो अर्थ को दोबारा से स्ट्राइक कर गया, उसने कौन सी मोशन मूव की। आप ये 10th में स्टडी कर चुके हैं या 10th में स्टडी कर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन आती है, 9th में भी आपने मोशन चैप्टर स्टडी किया है, ठीक है। उसकी हेल्प से हम पास्ट में क्या किया हम लोगों ने वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। प्रेजेंट में अब आप मेरी साउंड सुन पा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एक प्रॉपर फिजिक्स में क्या आ गया? साउंड चैप्टर आ गया। SHM की वजह से, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से आप जो है मेरी जो वॉइस है वो आप सुन पा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें बीट्स फिनोमिना आ जाता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। साउंड। फ्यूचर, अब सपोज करो कि मैंने बोला कि मैंने कल जाना है करनाल, ठीक है। लेकिन मेरा जो ये डिस्टेंस जो है ना, जैसे 20 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ना, मैं 5 मिनट्स में कंप्लीट करना चाहूँगा तो मैं पहले से ही कैलकुलेशन कर लूँगा। मेरे पास डिस्टेंस है, टाइम भी मैंने प्रीसेट कर लिया कि मुझे 5 मिनट में मुझे ये डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ठीक है। तो मैं स्पीड फाइंड आउट कर लूँगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम करके, तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि अगर मैं इतनी स्पीड से जाऊँगा तो मैं इतने टाइम में, जो मैंने पहले से टाइम डिसाइड कर रखा है, इतने टाइम में मैं करनाल में पहुँच जाऊँगा। आ रही है बात समझ में? तो फ्यूचर भी मैंने पहले से ही एक्सपेक्ट कर लिया और कैलकुलेट कर लिया कि मैं इतनी स्पीड पे जाऊंगा तो मैं इतने टाइम में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। पहले से एस्टिमेट मैंने लगा लिया। तो फिजिक्स पास्ट भी है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, ठीक है। और अगर सबसे बेसिक, अगर मैं इसकी प्रॉपर अच्छे से एक डेफिनेशन जो आप आगे आप लिख भी सकते हैं, फिजिक्स इज ए ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of natural phenomena। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करना वो हमारे पास फिजिक्स होती है, क्योंकि हमारे सराउंडिंग में ये सारी चीजें हम डेली लाइफ में देखते हैं। ऑटोमोबाइल मूव कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, हमें वो दिखता है, लेकिन हमारे जो ट्यूब लाइट्स हैं या फैंस हैं वो ऑन हो जाते हैं, तो ये हमें मालूम है कि करंट फ्लो कर रहा है तभी ये ऑन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते हैं और वो सारी किससे रिलेट करती हैं? फिजिक्स से रिलेट करती हैं, ठीक है। इस नेक्स्ट करना है बच्चों हमें यूनिफिकेशन
यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म, ये हम आ जाएगा ना, ठीक है। अब यूनिफिकेशन क्या होती है टर्म्स, अब देखो हमने क्या किया, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए लॉज बना दिए। अब फिजिक्स जो बेस्ड है सारी, वो किसके ऊपर बेस्ड है, लॉज के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे लॉज बना दिए, क्योंकि देखो नेचुरल चीज़ें तो बहुत सारी हैपन हो रही हैं। अब मैं हर एक को अलग अलग पिक करने लग जाऊं तो काफ़ी टाइम कंज्यूम होता है। तो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, इन सभी को मान लो नंबर ऑफ नेचुरल फिनोमिना जो हैपन हो रहे हैं उसको एक लॉ से हमने क्या किया, एक्सप्लेन कर दिया। ये होती है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे नेचुरल थिंग्स जो हमारे सराउंडिंग में हैपन हो रही हैं उसको एक लॉ से क्या करना, ठीक है बच्चों। तो यूनिफिकेशन में क्या होता है कि ऑल दी, सबसे पहला क्या रहता है, ऑल दी नेचुरल फिनोमिनास आर एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ लॉस, ठीक है, ठीक है। या और मॉडिफिकेशन करें इसके अंदर तो क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ नेचुरल फिनोमिनास, मतलब ऑल की जगह हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ नेचुरल फिनोमिनास, मतलब हमने काफी सारे नेचुरल फिनोमिनास को कंबाइन कर दिया और उसे एक लॉ से एक्सप्लेन कर दिया। जैसे देखो, अगर मैं नेचुरल फिनोमिनास देखूं, फॉल ऑफ एप्पल ऑन अर्थ, motion of moon around sun, oh sorry, motion of moon around earth, motion of planets around sun, force of attraction बिटवीन टू प्लैनेट्स, ठीक है ना। देखो ये सब आप कर चुके हैं। फॉल ऑफ एप्पल ऑन अर्थ, मोशन ऑफ मून, अगर मून अर्थ के सराउंडिंग में मूव करता है, प्लैनेट्स सन के सराउंडिंग में मूव करते हैं, दो प्लैनेट्स आपस में अट्रैक्ट होते हैं, उनको हमने किससे एक्सप्लेन कर दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, ठीक है ना। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर ये सारे के सारे फिनोमिनास को हमने क्या कर दिया है, कोरिलेट कर दिया। मतलब इन सबको कौन एक्सप्लेन करेगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। तो ये होता है यूनिफिकेशन, मतलब काफी सारे नेचुरल फिनोमिनास को हमने क्या किया है, ठीक है, हमने काफी सारे नेचुरल फिनोमिनास को किससे एक्सप्लेन कर दिया, विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। एक ही लॉ बनाया और इन सारे फिनोमिनास को हमने इसके ऊपर बेस्ड एक्सप्लेन कर दिया। ये होती है यूनिफिकेशन। उसके बाद आता है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म क्या होता है बच्चों कि हमारे पास एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो मैंने उसे स्प्लिट कर दिया स्मॉल प्रोसेसेस के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म। नाम से ही है रिडक्शन करना, ठीक है। ए लॉन्ग प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू, या कन्वर्टेड की बजाय स्प्लिटेड कर दो, इज स्प्लिटेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, रिडक्शनिज्म हो जाता है, क्योंकि एक लॉन्ग प्रोसेस को स्टडी करना, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने क्या किया, उसको स्प्लिट कर दिया स्मॉल पार्ट्स में। स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट करने से क्या होता है कि हम और चीजें भी इवेल्युएट कर सकते हैं, इजी हो जाता है कैलकुलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो वो रिडक्शनिज्म में आ जाता है। आ रही है बात समझ में। अब जैसे सपोज करो, एक एग्जांपल बता देते हैं आपको। अगर सपोज करो हमारे पास क्या हो रहा है कि मुझे एक वाटर को क्या किया, हमने बॉयल किया, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, उस वाटर को बॉयल किया, ठीक है, और मुझे उसे स्टीम प्रोड्यूस करनी थी, और स्टीम प्रोड्यूस करके मुझे फाइनली क्या करनी थी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी, ठीक है, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स में होता है। अब मेरा काम क्या था, मुझे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी थी विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, मैंने क्या किया, मैंने पहले क्या किया, उसे स्टीम बनाई, ठीक है, स्प्लिट कर दिया, स्टीम बनाई। स्टीम से क्या किया मैंने, फिर मैंने टरबाइंस को रन करवाया,
ठीक है, टर्बाइंस को रन करवाया, उससे फिर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की, मतलब स्प्लिटिंग कर दिया हमने सब पार्ट्स के अंदर। आ रही है बात समझ में भी? मैं सीधा का सीधा ये नहीं कह सकता ना कि वाटर से मुझे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ा, स्टेप्स बनाने पड़े। पहले मैं वाटर को गर्म करूंगा, गर्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए, बॉयलर चाहिए है, तो बॉयलर के लिए मैं स्पेसिफिक देखूंगा कि मुझे कितना टेम्परेचर रखना है स्टीम का, ठीक है, और कितना प्रेशर रखना है स्टीम का। फिर वो स्टीम हमने किससे स्ट्राइक करवाई, टरबाइन से स्ट्राइक करवाई। टरबाइन से हमें पता चल जाता है कि वो वहां अगर हम डायनामोमीटर लगा देंगे तो हमें वो पता चल जाएगा कि वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोड्यूस करके दे सकती है एक टरबाइन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने धीरे धीरे इवेल्युएट करते रहे, स्प्लिट कर दिए पार्ट्स के अंदर। पहले हमारे पास देखो थर्मल पावर प्लांट के अंदर अगर आप कभी विजिट करेंगे तो वहां पर स्टीम जनरेशन वाला जो पार्ट होता है वो अलग होता है, ठीक है, जिसे हम बॉयलर यूनिट बोल देते हैं। उसके बाद टरबाइन यूनिट अलग होती है, वो साथ के साथ नहीं है, सब कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो उसके बाद फिर वो बॉयलर यूनिट आ जाती है, बॉयलर यूनिट के बाद आ जाती है टरबाइन यूनिट, टरबाइन यूनिट के बाद फिर हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो हम जनरेटर से लगा देते हैं वो अलग डिवाइस यूनिट आ जाती है। मतलब हमने एक लॉन्ग प्रोसेस को स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया, जिससे क्या होता है कि एक प्रोसेस की एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाती है। तो ये रिडक्शनिज्म हो जाता है हमारे पास, ये यूनिफिकेशन था, ठीक है। पॉज करके इसे नोट कर लो, कर दिया पॉज, ठीक है बच्चे। यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म के बाद हमारे पास आता है कि हम कौन सी, जैसे हम फिजिक्स अगर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास अप्रोच होती है हमारे पास कि हम कैसे कैसे मूव करेंगे और हम कैसे कैसे स्टडीज करेंगे हम, ठीक है। तो अप्रोच हमारे पास आती है। तो दो टाइप की अप्रोच हम स्टडी करते हैं, एक होती है मैक्रोस्कोपिक और एक होती है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है। दो टाइप की अप्रोच फिजिक्स में स्टडी की जाती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होती है मैक्रो और एक होती है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रो का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टडी जो लार्ज थिंग्स के ऊपर की जाती है, ठीक है ना। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, ठीक है। मैक्रो मतलब लार्ज, माइक्रो मतलब स्मॉल। देखो लार्ज ये जो थी हमारे पास, इसे हम क्लासिकल फिजिक्स भी बोलते हैं। मतलब इस फिजिक्स के ऊपर जो बेस थी, इस अप्रोच के ऊपर जो फिजिक्स बेस थी उसे हम बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच के ऊपर जो फिजिक्स बेस्ड है उसे हम बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स भी कह देते हैं, या हम इसे मॉडर्न फिजिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। दो टाइप की अप्रोच है जिसके ऊपर बेस्ड हमारी फिजिक्स डिफाइन है। जो पहले मतलब पहले अभी तक हम जितने भी हमारे पास जो लास्ट डिकेड में जो हमारे पास फिजिक्स थी सारी क्लासिकल फिजिक्स थी। अब जो फिजिक्स होती है जो हम आगे अब जो हमारे पास इन्वेंशन चल रही है वो क्वांटम फिजिक्स के अंदर आती है या मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आती है। तो ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। और साथ में ऐड ऑन हो जाता है ऑप्टिक्स। आ रही है बात समझ में। और क्वांटम फिजिक्स जो मॉडर्न फिजिक्स है इसके अंदर हमारे पास आता है एटम्स, न्यूक्लियाई, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझना है। मैंने बताया कि जो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच होती है उसमें हमने क्या स्टडी करना होता है, लार्ज थिंग्स को, स्टडी ऑफ लार्ज थिंग्स टेक्स प्लेस, ठीक है। और ये अप्रोच बहुत आसान अप्रोच होती है। उसके अंदर जो फिजिक्स हम स्टडी करते हैं उसका नाम दिया गया क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। अब क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है, मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, क्योंकि हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, ऑब्जेक्ट जो होता है वो लार्ज इन नेचर होता है, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास वेव ऑप्टिक्स भी आ जाता है, रे ऑप्टिक्स भी आ जाता है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं मोशन, फोर्स, लॉ ऑफ मोशन अप टू थर्मोडायनेमिक्स, ये हम 11th में स्टडी करेंगे सारा का सारा,
ठीक है, ये पार्ट सारा का सारा हम 11th में कवर करेंगे। ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये 12th का पार्ट है, ठीक है, जिसके अंदर करंट, चार्ज, ये सारा कुछ आ जाता है। ये हमारे पास 12th का पार्ट है, जो 12th में देखो जनरली जो ये आज फिजिकल वर्ल्ड जो आपको चैप्टर हम करवा रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या होता है कि आप फेमिलियर हो जाएंगे फिजिक्स होती क्या है, ठीक है, और इस फिजिक्स के और ओवरव्यू आपको मिल जाए कि आप आने वाले टाइम में करेंगे क्या, भाई 11th में क्या करेंगे, 12th में क्या करेंगे, पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। जैसे इसमें अब बता दिया ना कि क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, ये सारे टर्म स्टडी करते हैं जो हम 11th में हम मेनली क्लासिकल फिजिक्स ही स्टडी करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का कोई पार्ट नहीं होगा, ठीक है ना, मतलब ये हम जो इसमें भी कुछ पार्ट हम क्लासिकल फिजिक्स का +2 में भी स्टडी करेंगे, जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और वेव ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स होगा। अब हम आ जाते हैं माइक्रोस्कोपिक अप्रोच पर। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच का मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। स्मॉल थिंग्स का मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है म्यू, अगर आपने स्टडी किया हो, और म्यू का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶, मतलब कितना स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है। तो ये क्वांटम फिजिक्स होती है या मॉडर्न फिजिक्स होती है, जो आज के टाइम में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसी पे वर्क कर रहे हैं, मॉडर्न फिजिक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। जैसे एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, देखो एक न्यूक्लियाई के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना, तो उसको स्टडी करना, ये सारा का सारा हमारे पास किस में आ जाता है, क्वांटम फिजिक्स में आ जाता है, जो हम 12th में स्टडी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, पॉज करके इसे नोट करो, कर लिया बच्चों नोट। तो अब हम आज के लिए, मुझे लगता है आज के लिए इतना ठीक है, क्योंकि आपको फिजिक्स की इंट्रोडक्शन थोड़ी सी देनी थी। अब जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एक जनरलाइज्ड फॉर्म रह गया है हमारे पास कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं, जो हम मेन टाइप के फोर्स को कैरेक्टराइज किया गया है। अभी आपका एक होमवर्क भी मान लो, फिजिकल वर्ल्ड अगर आपके पास बुक है, आप उसे ओपन करेंगे तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्सेस नाम का टॉपिक आएगा। उसके अंदर आप थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए कि वीक फोर्स क्या होते हैं, वीकेस्ट फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है, और उस जोन में कौन कौन से फोर्सेस आते हैं। आप सब कुछ कर चुके हैं ये वाले फोर्सेस, ठीक है, बस आपको वो ये नहीं पता कि इस फोर्स को हम वीकेस्ट फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। सिर्फ ये आपने स्टडी करना है और नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये करवाया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।